नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके मध्य में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्ण एवं वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं, जहां से जो है कई प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। क्या है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है दा, भा, छा, का। आप सभी को अपना उत्तर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी कंठ ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प डी। तो राइट आंसर होगा, यानी कि ये का कंठ ध्वनि के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम लोग जो है कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो का, खा, गा, घा, अंगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। चा, छा, जा, झा, इया, शा और या, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा और शा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ता, था, दा, धा, ना, सा, ला, इसका उच्चारण स्थान दंत है। फिर है पा, फा, बा, भा, मा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, इन वर्णों के उच्चारण स्थान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं? नासिक ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। कौन सा सही जवाब होगा आप लोगों का? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो, विकल्प सी तो राइट माना जाएगा। यानी क्या है? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन जो होता है उसे घोष ध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। जैसे कि घोष ध्वनियाँ हैं कौन कौन कौन? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर तथा यारा, लावा और हा, ये सभी क्या हैं? घोष वर्ण हमारे माने गए हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, धा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, दंत। तो राइट होगा, यानी ताथा, दाधा, ये सब किस में आता है? दंत ध्वनि के अंतर्गत। फिर मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेख के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है विद्यार्थियों? तो उनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसे कि इनकी श्रेणियां हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श बोले जाते हैं। जैसे कि का वर्ग, तो का वर्ग में काखा, गाघा, अंगा आता है, ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर है चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया आता है,
जो ताल से बोले जाते हैं। टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अणा आता है जो मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग में ताथा दाधा ना आता है जो दंत से बोले जाते हैं। फिर पा वर्ग में पाफा बाभा माँ आता है जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाहक कहलाते हैं? छोटा आ बड़ा आ, अंक और ऋषि। बड़ा आ आह, अंक और आह। कौन से दो वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यानी अंक और आह जो ये हैं इनको अयोगवाह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार अंक एवं विसर्ग अह का अयोगवाह वर्ण है। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। और हिंदी में अयोगवाहक की संख्या कितनी मानी गई है? 2 माने गए हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। अक्षर, वर्ण, पद, शब्द। यानी वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा पद। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो उसे पद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को जो है शब्द कहा जाता है। किसको? सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। कौन सी है? खा, का, डा, धा। अघोष और महाप्राण ध्वनि आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा। यानी जो खा है आपका ये अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और 11 लावा तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। फिर महाप्राण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, शाखा, साहा, ये सब महाप्राण होते हैं। फिर आपका है घोष और सघोष। तो जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियाँ झंकृत हों वे घोष या सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा 11 लावा, हा और सारे स्वर ये सब घोष कहलाते हैं। फिर है अघोष। जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियाँ कंपित न हों अघोष कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा शा, खा, सा ये सब क्या हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं इनमें से अंतस्थ व्यंजन? देखते हैं हम सभी। चा, छा, जा, झा, ताथा, दाधा, पाफा, बाभा, यारा, लावा। कौन है इनमें से अंतस्थ व्यंजन? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यानी कि 11 लावा इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। रा ये लुंठित व्यंजन है। ला ये पार्श्विक व्यंजन है। चाछा, जाझा ये तालव्य होता है और ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। ताथा, दाधा ये जो है दंत व्यंजन होते हैं। फिर अगला है पाफा, बाभा, ये आपके ओष्ठ व्यंजन भी कहे जाते हैं।
का से माँ तक जो हैं वर्ण उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और वा ये दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? पापा, बाबा, मामा, चाचा, यानी तालव्य ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी जो चाचा है इसमें तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तालव्य ध्वनियों का सूत्र है इचु यशानाम तालुह, अर्थात तालव्य ध्वनि में छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा या शा वर्ण आते हैं। फिर दूसरा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी इसमें छोटा आ, बड़ा आ, काखा, गाघा, हा ये सब कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। फिर सूत्र है अगला ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा, शा वर्ण आते हैं। फिर अगला है ऋतु लशानाम दंता, यानी इसका मतलब क्या है? ये भी सूत्र है री, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा ये सब वर्ण आते हैं इसमें। फिर अगला सूत्र है उपदमानीय नाम ओष्ठव, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा इनको क्या कहते हैं? उपदमानीय ओष्ठव वर्ण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। कौन सा सही उत्तर है आपका? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 35 मानी है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। किसके हैं? दोनों रूपों के प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ ये सब क्या हैं? स्वर निर्धारित किए गए हैं। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में री, री भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। फिर देखते हैं हम लोग मूल व्यंजन कौन कौन से हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और डा, ढा ये दो रूप आए हैं नए। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, यारा, लावा। फिर आगे है शाखा, साहा, अड़ा और ढा व्यंजन रूप से हिंदी में ये एकीकृत ध्वनियाँ हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो है 11 स्वर और 35 व्यंजन माने गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के छोटा आ और बड़ा आ स्वर हैं। तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ्य। किस प्रकार के ये दोनों स्वर हैं? तो आप लोगों ने अपना जवाब यदि दिया है विकल्प डी तो राइट होगा, यानी ये कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। जैसे कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और आह।
फिर है उसके बाद में तालव्य, छोटी ई, बड़ी ई, चा छा जा झा, इया, या और शा, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। फिर है मूर्धन्य, री, टाठा डाढ़ा, अणा, रा और शा, ये सब क्या हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। फिर अगला है दंत, ला, ता था दाधा, ना, सा, ये दंत ध्वनियाँ हैं। फिर है ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पाफा बाभा मा, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। फिर अगला है मूल स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और री, ये सब क्या हैं? मूल स्वर हैं। फिर हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन आते हैं? ए, ओ, आई, औ, ये कितने हैं? 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो सभी स्वर क्या होते हैं? आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, यानी कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। इस आधार पर सभी स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यारा, लावा वर्ण, ये सब अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? शा, शा, सा, हा, कौन है इनमें से घोष महाप्राण? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी जो हा है ये किस प्रकार का है? घोष भी है और महाप्राण भी है। उसके बाद में घोष सघोष, यानी घोष सघोष ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का, चा, टाता, पा का, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे स्वर, यारा, लावा, हा, ये सब किस में आते हैं? तो ये घोष ध्वनियों में आते हैं। फिर उसके बाद में है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, सभी ऊष्म वर्ण, ये सब महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार हा का उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन होने के साथ, यानी क्या है? हा का उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन होने के साथ प्राणवायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हा ये सघोष भी है और महाप्राण ध्वनि है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनिया, संशोधन, संयुक्त, गणतंत्र, यानी ऐसा शब्द आपको बताना है जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी संयुक्त ये ध्वनि सही है और बाकी के ये आपके तीनों शब्द गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अनुस्वार किसे कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या है अनुस्वार? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, किससे निकलती है? नाक से निकलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अंगूर, अंगद, कंकड़, तो ये सब क्या है? ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है इन सभी में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ, मात्रा, वर्ण, शब्द।
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो आप सभी जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। यानी भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, तालव्य, जिह्वा मूलीय। उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, यानी कि तालव्य तो राइट माना जाएगा। इचु यशानाम तालु इसका सूत्र है। उच्चारण स्थान, सूत्र और वर्ग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कंठ उच्चारण स्थान। इसका सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग तथा का वर्ग एवं हा, ये सभी आएंगे कंठ में। फिर अगला है तालव्य उच्चारण स्थान। इसका सूत्र क्या है? इचु यशानाम तालुह, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग एवं याशा, ये सब इसमें आते हैं तालव्य में। फिर अगला है मूर्धन्य ध्वनि, ऋतु रषणाम मूर्धा, ये इसका सूत्र है। री तथा टा वर्ग एवं रा और शा, ये किस में आएंगे? मूर्धन्य के अंतर्गत। फिर अगला है दंत्य उच्चारण स्थान। इसका सूत्र क्या है? ऋतु लसानाम दंताः, ता वर्ग एवं लासा इसके अंतर्गत आएगा। अगला है ओष्ठ ध्वनिया, उपदमानीया नाम ओष्ठो, इसका ये सूत्र है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग इसके अंतर्गत आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? चा, जा, छा, ठा, कौन है इसमें स्पर्श संघर्षी और महाप्राण व्यंजन? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प सी, तो ठीक होगा। यानी छा जो आपका है ये स्पर्श संघर्षी भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं किसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा। फिर है महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती हो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं शाखा, साहा, ये सब क्या है? महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठोष्ठ्य ध्वनि है? छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ओ, कौन सी है इनमें कंठोष्ठ्य ध्वनि? तो आप सभी का उत्तर इसके लिए आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा। यानी जो ओ है ये किस प्रकार की ध्वनि है? कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान, ध्वनियाँ, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। तो सबसे पहले है कंठ है। स्वर ध्वनियाँ इसमें कौन कौन सी आती हैं? छोटा आ, बड़ा आ, आह। और व्यंजन ध्वनियाँ हैं काखा, गाघा, अंगा और हा। फिर अगला है ताल उच्चारण स्थान। स्वर ध्वनियाँ आती हैं इसमें छोटी ई, बड़ी ई और चाछा, जाझा, इयाँ, या और शा, ये व्यंजन ध्वनियाँ ताल के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है ओष्ठ उच्चारण स्थान। स्वर ध्वनियों में छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है ओष्ठ में, और व्यंजन में पाफा, बाभा, मा ओष्ठ के अंतर्गत आता है। फिर कंठोष्ठ में ओ औ आता है। कौन सा आता है? कंठोष्ठ में ओ औ। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा।
कौन आएगा सबसे पहले वर्ण? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि इसके अंतर्गत आएगा क्षमा सबसे पहले। क्षमा के बाद त्राटक आएगा, फिर द्वार आएगा, फिर पकवान आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कंठस्थ, कमल, कलई, कलंक। कमल, कंठस्थ, कलई, कलंक। कंठस्थ, कमल, कलंक, कलई। कमल, कंठस्थ, कलंक, कलई। कौन सा इसमें से क्रम शब्दकोश के अनुसार सही होगा? तो आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी पहले कंठस्थ आएगा, उसके बाद कमल आएगा, उसके बाद कलंक आएगा, फिर उसके बाद में कलई आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग। उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्योग, उद्वेग। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्वेग, उद्योग। उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्वेग, उद्योग। आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि शब्दकोश में पहले उत्कंठा आएगा, फिर उत्क्षिप्त आएगा, उसके बाद उद्योग आएगा, उसके बाद उद्वेग आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। कौन सी है अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प बी, यानी कि शब्द। तो उत्तर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक एवं वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचम अक्षर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके समक्ष है। आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी कि वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वे सब अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन है अनुनासिक व्यंजन? जैसे कि अंगा, इया, अड़ा, ना, मा आदि। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि इनमें से है? भा, ठा, था, हा। आपको बताना है, अपना उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आपका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि भा। ये स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण घोष, महाप्राण घोष, अल्पप्राण घोष, अल्पप्राण महाप्राण। तो सबसे पहले है का, ये अल्पप्राण अघोष है। खा महाप्राण अघोष है। गा अल्पप्राण घोष है। घा महाप्राण घोष है। अंगा अल्पप्राण घोष है और या अल्पप्राण है, शा महाप्राण है। इस सूची को आप सभी लोग देख सकते हैं और हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है?
बड़ा आ, औ, ई, ऐ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी यानी छोटी ई। ये क्या है? समृत स्वर है। आगे देखते हैं हम लोग। मुख विवर के खुलने के आधार पर, किसके आधार पर? मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर की ध्वनियाँ 4 प्रकार की हैं। एक है विवृत जो बड़ा आ है, अर्ध विवृत है, फिर छोटा आ, आई, औ, आ, फिर है समृत स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समृत स्वर हैं। फिर है अर्ध समृत स्वर, ए, ओ, ये क्या हैं? अर्ध समृत स्वर हैं। तो ये सभी जो है मुख विवर के खुलने के आधार पर विभाजन किया गया है स्वर ध्वनियों का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। चाछा जाझा, टाठा डाढ़ा, पाफा बाभा, ताथा दाधा। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी टाठा डाढ़ा ये क्या हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। फिर काखा गाघा अंगा, ये आपकी कंठ ध्वनि है। चाचा जाझा इयाँ, ये तालव्य ध्वनि है। ताथा दाधा ये दंत ध्वनि है। और पाफा बाभा ये जो है आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है? नहीं पूछ रहा है। चा, पा, भा, मा, इनमें से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो आप लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प ए, चा, तो सही होगा, यानी चा क्या ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चूँकि चा ये तालव्य ध्वनि है और पाफा बाभा मा ये ओष्ठ ध्वनियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप, शब्द। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प बी, समरूप ग्रेफिम कहते हैं मात्रा स्वर को। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कुल जो है 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं और उनकी मात्राएं कितनी हैं? 10 मात्राएं हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम शब्द है नया, प्रागैतिहासिक, पुराना, अर्वाचीन। कौन सा है प्राचीन का विलोम शब्द? तो ये आपका उत्तर होगा विकल्प डी आ रहा है, अर्वाचीन, तो बिल्कुल सटीक जवाब होगा। फिर नया का विलोम पुराना होता है। उल्टे या विपरीत अर्थ प्रयुक्त होने वाले आ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, वर्त से। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सटीक होगा। क्या है? इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। इचु यशानाम तालु, यानी चाछा जाझा ये सब किसमें? तालु के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। और ताथा दाधा ना, ला, सा ये सब किस में आएंगे? दंत ध्वनियों के अंतर्गत। फिर है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पाफा बाभा मा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। छोटी ई, बड़ी ई, चाचा जाझा इयाँ, या, शा, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। सा, रा, ला, जा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? वतर से है माना जाता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका अगला आपका क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ये आपसे पूछा जा रहा है। चा, पा, ला, हा। तो आप सभी अपना उत्तर दिए हैं विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी इनमें से आपकी तालव्य ध्वनि कौन सी है? चा। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, या, शा, ये सभी क्या हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। और पा आपकी ओष्ठ ध्वनि है, ला दंत ध्वनि है
और हा आपका कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने यानी आज के इस सेशन में वर्ण और वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा जाना समझा, और ऐसे प्रश्न आप सभी ने देखा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। हम जो है मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।